हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। उसमें हम देखेंगे उनका लॉ क्या था पीरियोडिक टेबल का, प्लस हम देखेंगे क्या अचीवमेंट्स हैं और क्या लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट है मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ क्योस। ये जो इंटेक्स क्वेश्चन है इनको हम बाद में लेंगे। मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ क्योस, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। आफ्टर दैट कौन आए? मेंडलीव आए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो आप देखोगे इंपॉर्टेंट पहले वाले भी दोनों थे। कहीं से भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से पूछा जा सकता है, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और एक एक चीज़ समझते जाना है। मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ क्योस इवन आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव तो रिजेक्ट हो गया, उसके बाद भी मैनी साइंटिस्ट कंटिन्यू टू सर्च फॉर अ पैटर्न दैट कोरिलेटेड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विद देयर एटॉमिक मासेस। बावजूद उसके भी अभी भी साइंटिस्ट क्या कर रहे थे? प्रॉपर्टीज़ को एलिमेंट्स की कोरिलेट कर रहे थे विद एटॉमिक मासेस से। उसी पे एक पैटर्न सोच रहे थे कि कैसा पैटर्न बनेगा, किस तरह से एलिमेंट्स को प्लेस करना होगा, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ उन्होंने देखा कि यस दीज प्रॉपर्टीज़ मैचेस विद द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स। इसका जो मेन क्रेडिट जाता है, द मेन क्रेडिट फॉर क्लासिफाइंग एलिमेंट्स गोज टू दिमित्री इवानोविच मेंडलीव. He was a Russian scientist, Russian chemist, and he was the most important contributor to the early development of a periodic table of elements. The periodic table की जो टेबल जो एलिमेंट्स की थी, उसके कई बार क्वेश्चन आता है कि the father of the periodic table of elements, तो उसमें भी मेंडलीव का ही नाम आता है, क्योंकि मेन क्रेडिट किसको जा रहा है क्लासीफाई करने का एलिमेंट्स को? दिमित्री इवानोविच मेंडलीव को। तो इन्हीं को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन कई बार आप देख सकते हो पूछा गया है। सो वेयर इन टेबल ऑफ एलिमेंट्स वेयर इन द एलिमेंट्स वर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर इन्होंने फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या ली? अगेन द एटॉमिक मास। अभी तक हमारा जो चल रहा है, जो देखा सारे साइंटिस्ट ने, किस पर बेस करके एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस एंड ऑल्सो ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर इन्होंने क्या किया? दो चीज़ों को ली, दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ को कंसिडर किया एलिमेंट्स को अरेंज करने में। नंबर वन द एटॉमिक मासेस, नंबर टू उनकी सिमिलरिटी इन द केमिकल प्रॉपर्टीज़। हाउ डू दे सिमिलर इन द केमिकल प्रॉपर्टी? अगेन ये आप पढ़ लेना अबाउट मेंडलीव। नाउ कम फॉरवर्ड व्हेन मेंडलीव स्टार्टेड हिज वर्क। अब देखो बहुत ध्यान से समझना। When he started his work, 63 elements were known. उस समय केवल 63 elements known थे, ठीक है। 56 थे न्यूलैंड के समय में, 63 यहाँ पर थे। He examined the relationship between the atomic masses of the elements. उन्होंने क्या किया? फिर से एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मासेस थे उनकी बीच की रिलेशनशिप एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनको देखा। उन्होंने देखा किस तरह से उनके एटॉमिक मासेस हैं, कैसे उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। आया समझ में? प्रॉपर्टीज़ देखी प्लस एटॉमिक मासेस। अमंग केमिकल प्रॉपर्टीज मेंडलीव कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड्स फाउंड बाय एलिमेंट्स विद द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ उन्होंने किस बेसिस पर ली कि एलिमेंट्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से कंपाउंड बनाते हैं विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। मीन्स इन दो एलिमेंट्स के साथ में जो कंपाउंड बन रहे हैं एलिमेंट्स के, वो किस तरह बन रहे हैं, क्या फार्मूला बन रहा है, कैसे रिएक्शन हो रहा है। ही सेलेक्टेड हाइड्रोजन। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई डिड ही सेलेक्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर चेकिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। तो ही सेलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज दे आर वेरी रिएक्टिव एंड फॉर्म्ड कंपाउंड विद मोस्ट एलिमेंट्स। तो दो चीज़ें उन्होंने यहाँ पर कंसिडर की, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में प्रॉपर्टीज़ देखते हुए, या उनके साथ जो कंपाउंड बन रहे हैं एलिमेंट्स के, उनको क्यों कंसिडर किया? क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों बहुत रिएक्टिव हैं। पहली चीज़ तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर वेरी रिएक्टिव। पहली चीज़ तो ये है कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या है कि जनरली ये चूँकि रिएक्टिव है तो ये कंपाउंड बनाएंगे विद मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एंड फॉर्म कंपाउंड विद मोस्ट एलिमेंट्स। द फार्मूला ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड। देखो अब जब हाइड्रोजन के साथ में कंपाउंड बनेगा, कोई भी एलिमेंट है, ई से मैंने एलिमेंट लिखा, ये जब हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करेगा
तो क्या बनेगा, हाइड्राइड। और एलिमेंट है ये जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनाएगा, सिंपल सी बात है, ऑक्साइड बनेगा। फाउंड बाय एन एलिमेंट वर ट्रीटेड एज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट फॉर इट्स क्लासिफिकेशन। तो क्या फॉर्मूला बनता है इस हाइड्राइड का और ऑक्साइड का जब रिएक्शन होता है, इसको उन्होंने सबसे पहले क्या कंसीडर किया, एक बेसिक प्रॉपर्टी एलिमेंट की कंसीडर की फॉर इट्स क्लासिफिकेशन। जैसे इन्होंने देखा कि ठीक है, यदि हाइड्राइड के साथ सपोज वाटर है, H2O बनाता है, सोडियम है Na2 बनाएगा, O बनाएगा, पोटेशियम है K2O बनाएगा, तो इस तरह से क्या बना, ये एक फार्मूला बना ऑक्साइड का। तो इस तरह से फार्मूले को इन्होंने कंसिडर किया एज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट फॉर इट्स क्लासिफिकेशन। एंड देन ही देन टुक 63 कार्ड्स। अब उन्होंने क्या किया, 63 कार्ड्स लिए। कितने कार्ड्स लिए, 63 कार्ड्स लिए। और इन कार्ड्स को उन्होंने क्या किया, प्रॉपर्टीज लिखी इन पर, एलिमेंट्स की, हर कार्ड पर, ऑन ईच कार्ड, ये एक कार्ड हुआ, ये दूसरा कार्ड हुआ, ये तीसरा कार्ड हुआ सपोज, ठीक है। तो इन पे इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ लिखी। फिर जब प्रॉपर्टीज़ लिख दी, प्रॉपर्टीज़ कैसे लिखेंगे, कैसे जो है फार्मूले बन रहे हैं हाइड्रोजन से रिएक्शन करके, ऑक्सीजन के से रिएक्शन करके, उनको उन्होंने फिर क्या किया, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वालों को उन्होंने पिन कर दिया, ठीक है ना। ही सॉर्टेड आउट द एलिमेंट्स विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड पिन द कार्ड टुगेदर ऑन अ वॉल। जैसे आप पहले कभी लगाते थे ना, लाइक न्यू ईयर कार्ड लग जाते थे वॉल पर, किसी भी तरह से लगाते थे ऐसे करके, सपोज ऐसे करके एक नीचे टांगते जाते थे कार्ड, तो ऐसे ही समझ लो कुछ कि उन्होंने कार्ड्स को पिन कर दिया विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, एक सी प्रॉपर्टीज़ वालों को। तब उन्होंने क्या नोटिस किया, ही देन ऑब्जर्व्ड that the most of the elements got a place in a periodic table and were arranged in order of their increasing atomic masses. उन्होंने क्या देखा था कि जो हमने एलिमेंट्स को उन्होंने ऐसे अरेंज किया तो सारे एलिमेंट्स अरेंज हो गए विद देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मासेस, सरप्राइजिंगली। सो इट वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड दैट देयर अकर्स अ पीरियडिक रिकरेंस ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ हद तक जो न्यूलैंड ने देखा था कि रिकरेंस होता है एलिमेंट्स का, उनकी सिमिलर केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का, तो यहाँ भी ये चीज़ ऑब्जर्व की, मैंडलीव ने भी ऑब्जर्व की। इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट देयर अकर्स अ पीरियडिक रिकरेंस ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड ऑन दिस बेसिस, इस बेसिस पर मैंडलीव ने क्या किया, ही फॉर्मुलेटेड अ पीरियोडिक लॉ। ये पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, विच स्टेट्स दैट, अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लर्न करना, that the properties of elements are the periodic function of their atomic masses। कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो किसके पीरियोडिक फंक्शन है, एटॉमिक मासेस के। ठीक है, तो ये उन्होंने ऑब्जर्व किया कि रिकरेंस हो रहा है उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से एलिमेंट्स का। सो मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कंटेन्स वर्टिकल कॉलम। अब देखो जो पीरियोडिक टेबल बनी उसमें ये जो कॉलम्स हैं, दीज आर द कॉलम्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, दीज आर द वर्टिकल कॉलम्स। इनको क्या कहा गया, ग्रुप्स। ठीक है ना। और साथ ही जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, ठीक है, ये 1 यहाँ से शुरू है, ये फ्रॉम हेयर 1 2, तो ये सारे क्या चीज़ें हैं, ये पीरियड्स हैं। तो ग्रुप्स ऑफ पीरियड, जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको ग्रुप्स कहा गया। ठीक है ना, वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स। अब ये जो टेबल बनी, ये देख सकते हैं यहाँ पर भी स्टार्टिंग हाइड्रोजन से ही है, हाइड्रोजन से है, फिर देन लिथियम, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस आप देख सकते हैं यहाँ पर। हाइड्रोजन का मास 1.008 है, लिथियम का 6.939, देन 9 पॉइंट समथिंग, देन 10 पॉइंट समथिंग, देन 12, देन 14 पॉइंट समथिंग, देन 15 पॉइंट समथिंग, देन देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, साथ ही कुछ एलिमेंट्स अभी भी देखो, जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये डॉबर्नियर ने भी ऐसा रखा था तो ऐसे ही अरेंज हुए थे, फिर उसके बाद में न्यूलैंड ने रखा तो ऐसे ही अरेंज हुए, यहाँ पर भी ऐसे ही अरेंज हुए। तो कुछ चीज़ें सिमिलर देख सकते हो पिछले टेबल से। अब यहाँ पर क्या है आगे, यहाँ एक चीज़ और यहाँ पर देखने वाली है, ये देखो यहाँ पर जो ऑक्साइड के फार्मूले और हाइड्राइड के फार्मूले, जब इस वाले ग्रुप में देखो बहुत ध्यान से, ये इन्होंने ए और बी में इसको सब ग्रुप किया गया है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो R2O है, ठीक है, ये ऑक्साइड बनेगा। इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, उनके ऑक्साइड का फार्मूला यही होगा और हाइड्राइड का फार्मूला यही होगा। अब जैसे R2O है, यदि हम कहते हैं यहाँ पर H2O बन गया, Li2O बन गया, Na2O बन गया, K2O बन गया। अब हाइड्राइड देखें तो LiH बनेगा, NaH बनेगा, KH बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑक्साइड और हाइड्राइड का फार्मूला बना। सेकेंड ग्रुप में देख सकते हैं RO, हम देखेंगे यदि बेरिलियम बनाएगा तो इसका BeO बनेगा, मैग्नीशियम का MgO बनेगा, कैल्शियम का CaO बनेगा। और यदि हम हाइड्राइड देखें तो Be, क्योंकि इसकी तो वैलेंसी 2 है और हाइड्रोजन की एक होता है, BeH2 बनेगा, MgH2 बनेगा, CaH2 बनेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से इन्होंने फार्मूला के बेस पर इनको जब रखा तो देखा कि यस ऑटोमेटिकली इट इज़ अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, राइट। अब यहाँ पर इसको पढ़ लो एक बार, क्या लिखा है। Mendeleev's periodic table was published in a German journal in 1872 and in the formula for oxides and hydrates at the top of the columns the letter R is used to represent any element in the group. Note the way formulae are written. For example, the hydride of the carbon is written CH4 is written RH4 and oxide CO2 as RO2। ये यहाँ पर दिखा है आपको, देखो इसी तरह से मैं यहाँ पर भी देख लूँ, जैसे यहाँ पर R2O3 है तो यहाँ पर जो बोरॉन है, ठीक है, ये बनाएगा B2O3, ये बनाएगा Al2O3, हाइड्राइड बनेगा BH3, ये बनाएगा AlH3। ठीक है, इसी तरह कार्बन का क्या बना यहाँ पर CO2 SiO2 बना सिलिकॉन का, और हाइड्राइड क्या बना इसका CH4 SiH4। तो इस तरह से करके सारे कंपाउंड्स बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अचीवमेंट्स क्या हैं। तो वाइल डेवलपिंग द पीरियोडिक टेबल देयर वर अ फ्यू इंस्टांसेस वेयर मेंडलीव हैड टू प्लेस एन एलिमेंट विद अ स्लाइटली ग्रेटर एटॉमिक मास बिफोर एन एलिमेंट विद द स्लाइटली लोअर एटॉमिक मास। ठीक है, यहाँ पर उन्हें क्या करना पड़ा कि कुछ, जबकि उन्होंने देखा कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में एटम्स अरेंज हुए हैं, बट ही हैड टू प्लेस, मीन्स उनको करना पड़ा ऐसा कि विद अ स्लाइटली ग्रेटर एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को रखना पड़ा पहले बिफोर एन एलिमेंट विद द स्लाइटली लोअर एटॉमिक मास, एंड दिस सीक्वेंस वाज इन्वर्टेड सो दैट द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज कुड बी ग्रुप्ड टुगेदर। ऐसा उन्होंने क्यों किया, जिससे जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स हैं उनको ग्रुप किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, कोबाल्ट हैज़ एटॉमिक मास 58.9 appeared बिफोर निकल हैज़ एटॉमिक मास 58.7। तो बहुत ही स्मॉल सा अंतर है, बहुत ही लिटिल बिट अंतर है दोनों में, लेकिन इवन देन कोबाल्ट को पहले रखा गया देन निकल। अब कैन यू फाइंड आउट एनी मोर सच एनोमॉली। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कैल्शियम, सॉरी कोबाल्ट इज हियर समवेयर, यस ये कोबाल्ट है और ये निकल है। कोबाल्ट का एटॉमिक मास लिटिल बिट निकल से ज़्यादा है, लेकिन कोबाल्ट को यहाँ पर क्यों प्लेस किया गया, क्योंकि कोबाल्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रोडियम से और इरिडियम से मैच करती हैं, और निकल की पैलेडियम से और प्लेटिनम से मैच करती हैं। अब यदि यहाँ पर इसी चीज़ पे रहता है कि नहीं कोबाल्ट का मास ज़्यादा है तो इसको इधर, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ अपने ग्रुप में एलिमेंट से मैच नहीं करती। तो यहाँ पर उन्होंने इसको ऐसा किया और इसको उन्होंने एक्सेप्ट किया कि यस मैंने ऐसा किया, उसको उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो ये उनका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और कोई साइंटिस्ट होता सपोज इसको उसी तरह से रख देता कि हाँ निकल को पहले कोबाल्ट को बाद में, तो उससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो गलत प्लेस हो जाता है, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ मैच नहीं करती, दूसरा उसका भी उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन होता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने, मेंडलीव ने ऐसा नहीं किया, इन्होंने एक थोड़ा एक्स्ट्रा, भले ही उसका एटॉमिक मास है लेकिन उसको पहले रखा, देन द अदर वन जिसका कि निकल का, जिसका कि थोड़ा सा कम है, ऐसा इसलिए किया जिससे कि वो एक ही ग्रुप में, जैसे रोडियम यहाँ पर हुआ ना, कोबाल्ट के नीचे रोडियम है, रोडियम के नीचे इरिडियम है, तो इन सब की प्रॉपर्टीज़ मैच कर गई। अब इसी तरह से इनकी भी प्रॉपर्टीज़ मैच कर गई, राइट। और यहाँ पर देखो एक और, यहाँ पर आपको दिख सकता है, यहाँ पर आयोडीन है, आयोडीन का मास है 126.9, और ये टेरिलियम है जिसका मास है 127.6। लेकिन यहाँ पर आयोडीन को इसलिए प्लेस किया है क्योंकि आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन से मैच कर रही है प्रॉपर्टीज़। यदि इसको पहले रख देते तो ये प्रॉपर्टीज़ मैच नहीं करती। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसको प्लेस किया।
फर्दर मैंडलीव लेफ्ट सम गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल, साथ में मैंडलीव ने कुछ गैप भी छोड़े अपनी पीरियोडिक टेबल में। अब इंस्टेड ऑफ लुकिंग अपॉन दीज गैप्स एज डिफेक्ट्स, उन्होंने इसको भी डिफेक्ट्स नहीं माना। ही बोल्डली प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट्स दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। उन्होंने क्यों छोड़े गैप्स? उन्होंने कहा कि ठीक है, उस समय कुछ एलिमेंट्स हैं जो डिस्कवर नहीं हुए, पर इन फ्यूचर दीज विल बी डिस्कवर्ड। सो मैंडलीव नेम्ड देम, अब चूंकि अभी डिस्कवर नहीं हुए थे, इवन देन उन्होंने कुछ गैप्स को छोड़ा, तो उन्होंने इनको क्या नाम दिया? ही गेव देम नेम बाय प्रीफिक्सिंग अ संस्कृत न्यूमेरल दैट इज इका। इका मीन्स 1, उन्होंने इनके आगे इका लगा दिया। लाइक आप देख सकते हो टेबल के अंदर, यहाँ पर सपोज एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के पास यहाँ पर उन्होंने गैप छोड़ा था इस जगह पर, ठीक है। इसी तरह से बोरॉन है, ठीक है, बोरेनियम के लिए यहाँ पर स्कैंडियम का ये पूरा गैप था सपोज। सिलिकॉन के साथ में जर्मेनियम का गैप था, लेकिन इन्होंने क्या प्रेडिक्ट किया? तो यहाँ पर उन्होंने क्या देखा? फॉर इंस्टेंस स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम डिस्कवर्ड लेटर। ये तीनों जो मैंने दिखाया ऊपर, यहाँ पर स्पेस था, बाद में स्कैंडियम डिस्कवर हुआ, गैलियम डिस्कवर हुआ, जर्मेनियम डिस्कवर हुआ। दे हैव द प्रॉपर्टी सिमिलर टू इका बोरॉन। इका बोरॉन किसको कहा गया? स्कैंडियम को। इका एल्यूमिनियम किसको कहा गया? गैलियम को, ठीक है ना। जो गैलियम बाद में डिस्कवर हुआ उसको उन्होंने इका एल्यूमिनियम नाम दिया था। उन्होंने कहा एक इका सिलिकॉन होगा सपोज, दैट वाज डिस्कवर्ड लेटर विद द नेम ऑफ जर्मेनियम, उसका नाम जर्मेनियम था। सो द प्रॉपर्टीज ऑफ इका एल्यूमिनियम प्रिडिक्टेड बाय मैंडलीव एंड दोज ऑफ एलिमेंट गैलियम विच वॉज डिस्कवर्ड लेटर एंड रिप्लेस्ड इका एल्यूमिनियम आर लिस्टेड। तो उन्होंने बाद में क्या देखा कि उन्होंने द प्रॉपर्टीज ऑफ इका एल्यूमिनियम उन्होंने प्रेडिक्ट की, जो कि बाद में गैलियम से रिजेंबल की। गैलियम बाद में डिस्कवर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने इक्का एल्यूमिनियम और गैलियम की प्रॉपर्टीज़ दी हैं। इक्का एल्यूमिनियम जिसकी प्रॉपर्टीज़ उन्होंने कहा कि उसका एटॉमिक मास 68 है, यहाँ पर 69.7 लगभग इक्वल हुआ। फार्मूला ऑफ ऑक्साइड E2O3 उन्होंने बनाया था, यहाँ पर Ga2O3 बना, और क्लोराइड का फार्मूला ECl3 बने। इक्का एल्यूमिनियम का फार्मूला है ये, और गैलियम का फार्मूला गैलियम क्लोराइड, क्लोराइड भी GaCl3 है। तो ये दोनों सिमिलरिटीज़ दिखा दी उन्होंने प्रॉपर्टीज़ में ऑफ इक्का एल्यूमिनियम एंड गैलियम। समझ में आ गया होगा? क्लियर? वेरी गुड। फर्दर, इट वॉज द extraordinary success of Mendeleev's prediction that led chemists not only to accept his periodic table but also recognize him as the originator of the concept on which it is based. तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट था इनका, मैंडलीव का, उनकी सक्सेस थी जो उन्होंने ये प्रिडिक्शन किया। इसकी वजह से जो केमिस्ट थे उन्होंने उनको रिकॉग्नाइज किया एज द ओरिजिनेटर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑन विच इट इज़ बेस्ड। नोवल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब बाद में डिस्कवर हुई, हैव बीन मैंशनड इन मैनी अ कॉन्टेक्स्ट बिफोर दिस। दीज गैसेस वर डिस्कवर्ड वेरी लेट बिकॉज, अब क्यों लेट, ये भी क्वेश्चन आता है कई बार कि वाई दीज गैसेस वर डिस्कवर्ड वेरी लेट, बिकॉज दे आर वेरी इनर्ट, ठीक है ना, इनर्ट है, इनएक्टिव है नेचर में, एंड प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली लो कंसनट्रेशन, प्रेजेंट भी बहुत कम मात्रा में है एटमॉस्फेयर में, तो इसलिए लेट डिस्कवर हुई। वन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मैंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज दैट when these gases were discovered they could be placed in a new group without disturbing the existing order। तो एक ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल का कि जब ये गैसेस, इनर्ट गैसेस जो कि नियॉन है, आर्गन है, हीलियम है, ये सब डिस्कवर हुई, तो उनको प्लेस किया गया एक ग्रुप में विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर। तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा। जिस तरह समझ में आया होगा कि मैंडलीव पीरियोडिक टेबल किस तरह से अरेंज हुई। उन्होंने 63 कार्ड्स बनाए, 63 कार्ड्स में उनकी प्रॉपर्टीज़ लिखी, कैसे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, और जब उनको सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को अरेंज किया तो एक ऑर्डर में अरेंज हो गए जो कि एटॉमिक मासेस का इंक्रीजिंग ऑर्डर था। फिर उन्होंने एनालाइज किया और किस तरह से उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा था पहले रखा, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन दिया कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। दूसरा, कुछ गैप्स छोड़े, उसका भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि क्यों ऐसा किया कि बाद में एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे तो वो इजीली प्लेस हो जाएंगे। तो ये सारे उनके अचीवमेंट काउंट हुए, पर यहाँ भी कुछ लिमिटेशन थी। वो लिमिटेशंस क्या थी, ठीक है, उसको देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल्स दैट ऑफ एल्कली मेटल्स
Like alkali metals, hydrogen combines with halogen, oxygen and sulfur to form compounds having the similar formula. देखो जो हाइड्रोजन का कन्फिगरेशन है वो क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ इसकी आउटर मोस्ट शेल में। फिर हम यदि अल्कली मेटल की बात करते हैं, लिथियम की, इसका 3 होता है एटॉमिक नंबर और 2-1 कन्फिगरेशन हो गया। सोडियम का देखते हैं तो 2-8-1 हो गया। तो क्या हो रहा है, सबकी जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यानी कि यह हाइड्रोजन रिजेंबल कर रहा है किससे, अल्कली मेटल से। ठीक है, साथ ही चूंकि इसका कन्फिगरेशन सेम है तो इसके कंपाउंड विद क्लोरीन, विद ऑक्सीजन एंड विद सल्फर सेम बन रहे हैं एज फॉर यू सी द अल्कली मेटल। देखो सोडियम का कंपाउंड देखो और हाइड्रोजन का कंपेयर करो। यहाँ पर सोडियम है, सोडियम का NaCl बना, इधर हाइड्रोजन का भी HCl बना। सोडियम का बना आपका Na2O, हाइड्रोजन का भी क्या बन गया, H2O। सोडियम का बना Na2S, हाइड्रोजन का क्या बना, H2S। तो ये सिमिलर फार्मूले बन रहे हैं, एल्कली मेटल जैसे फार्मूले बना रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फर के साथ, उसी तरह हाइड्रोजन बना रहा है। दूसरी तरफ यदि हम देखें तो जो आपका हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, इनका क्या होता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे हम हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं, H2। हेलोजन में क्या होते हैं आपके आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब आते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, Cl2 लिखेंगे, ब्रोमीन को हम Br2 लिखेंगे, आयोडीन को हम I2 लिखेंगे। तो यानी ये क्या कहलाते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर इनसे भी रिजेंबल कर रहा है एंड इट कंबाइंस विद मेटल नॉन मेटल टू फॉर्म द कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, जैसे कि जो मेटल नॉन मेटल के साथ भी कंबाइन करता है टू फॉर्म द कोवेलेंट कंपाउंड। जैसे यदि आप देखो यहाँ पर H2O है तो ये कोवेलेंट कंपाउंड बन रहा है यहाँ पर, राइट। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि कोवेलेंट कंपाउंड भी बना रहा है ये, और साथ ही ये जो इसका डायटोमिक मॉलिक्यूल बन रहा है वो भी आपका किससे रिजेंबल कर रहा है, हेलोजन से। तो यहाँ पर एक तो पहला जो ड्रॉबैक था दैट वाज बाय द पोजीशन, यू कैन से कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को लेकर के था, कि जो हाइड्रोजन की पोजीशन थी, हाइड्रोजन अल्कली मेटल से भी रिजेंबल कर रहा है, हाइड्रोजन हेलोजन से भी रिजेंबल कर रहा है, लेकिन उसको फर्स्ट प्लेस दिया गया। ठीक है, तो लुकिंग एट इट्स रिजेंबलेंस ऑफ टू अल्कली मेटल्स एंड द हेलोजन फैमिली, ट्राई टू असाइन हाइड्रोजन अ करेक्ट पोजीशन इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो ये है कि कहाँ पर रखा जाता है इसको, क्या मेंडलीव ने सही किया फर्स्ट प्लेस पर। सर्टेनली नो फिक्स पोजीशन कैन बी गिवन टू हाइड्रोजन। तो ये इसका पहला ड्रॉबैक था कि कोई ऐसी फिक्स पोजीशन नहीं दी गई। दिस वाज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक नंबर 66 ही कुड नॉट असाइन अ करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन हिज टेबल। फिर सेकेंड चीज़ क्या थी, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं जैसे आप देखो जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। जैसे कार्बन है, एटॉमिक मास 66 है, लेकिन ये नेचर में 2 तरह के एटॉमिक मास के साथ पाया जाता है, C12, ये C12 कहलाता है, ये C14 कहलाता है। तो ये दोनों क्या हैं, बेसिकली आइसोटोप्स हैं। ठीक है, तो आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड लॉन्ग आफ्टर, बहुत बाद में डिस्कवर हुए। मेंडलीव के हैड प्रपोज्ड हिज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसके मेंडलीव ने अपना जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन था एलिमेंट्स का वो दे दिया, उसके बहुत बाद में आइसोटोप्स डिस्कवर हुए कि अच्छा इस तरह से भी है कि एक ही एलिमेंट्स 2 तरह के मासेस के साथ में नेचर में है। तो लेट अस रिकॉल दैट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों आइसोटोप्स की, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर सेम है और डिफरेंट एटॉमिक मासेस हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स पोज्ड अ चैलेंज टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर भी जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ था, उनकी जो टेबल थी उसमें एक और चैलेंज किया आया कि आइसोटोप्स की पोजीशन को लेकर के, कि इवन उनके एटॉमिक नंबर सेम है तो एक स्लॉट में आने चाहिए क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज सेम है। उन्होंने तो मेंडलीव ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कंसिडर किया था जब स्लॉट्स दिए, तो उसके हिसाब से, उन्हीं के हिसाब से कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है तो एक स्लॉट में आना चाहिए, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है तो अलग तो क्या होना चाहिए। बेसिकली इट वाज नॉट क्लियर इन मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, क्योंकि उस समय जो उनकी टेबल जब बनी या उन्होंने जब इस पर काम किया उसके बहुत बाद में आइसोटोप्स डिस्कवर हुए। अनदर प्रॉब्लम वाज द एटॉमिक मासेस डू नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर। यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, तो 3 यहाँ पर देखा हमने कि 3 डिसएडवांटेज हैं। पहला, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, सेकेंड, पोजीशन ऑफ आइसोटोप, थर्ड, एटॉमिक मासेस डू नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर। अब देखो यहाँ पे 9, यहाँ से देख लो 1, 1 के बाद सीधे 6 आ गया, 6 के बाद 9 आया, 9 का 10 आया केवल, 10 के बाद 12, फिर 14, 15 आ गया। तो कहीं पर 1 का डिफरेंस है, कहीं 2 का, कहीं 3 का, कहीं और ज़्यादा का डिफरेंस है। ठीक है,
तो इस तरह से जो एटॉमिक मासेस था वो एक रेगुलर मैनर में नहीं बढ़ रहा था, गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट, सो इट वॉज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट। तो इससे क्या हुआ, ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि कितने एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू एलिमेंट्स, ठीक है, ये थी बाद में। सो एस्पेशली व्हेन वी कंसिडर द हैवियर मेटल, जब हम हैवियर मेटल्स की बात करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि मेंडलीव के क्या क्या अचीवमेंट्स थे। अचीवमेंट में याद रखना, पहला था कि उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को जिनका कि एटॉमिक मास ज़्यादा था फिर भी पहले पोजीशन थी, ये देखते हुए कि उस ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ उनकी प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही हैं। सेकंड अचीवमेंट था कि उन्होंने कुछ गैप्स दिए, गैप्स रखे उन एलिमेंट्स के लिए जो लेटर डिस्कवर होने वाले थे, उनको उन्होंने इका लगा करके नाम दे दिया, लाइक इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन। इसी तरह से उन्होंने इवन इनर्ट गैसेस बाद में डिस्कवर हुई, लेकिन चूँकि वहाँ पर इजीली प्लेस कर पाए उनको विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर एलिमेंट्स, तो ये सारे अचीवमेंट्स थे। लेकिन जो डिसएडवांटेजेस थे वो हमने क्या क्या देखे। नंबर 1, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पहला हमने देखा डिसएडवांटेज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। सेकंड हमने देखा पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, एंड थर्ड हमने देखा एटॉमिक मासेस, ठीक है ना, जो एटॉमिक मासेस थे दीज वर नॉट इंक्रीजिंग इन अ रेगुलर ऑर्डर, एक रेगुलर ऑर्डर में इंक्रीज नहीं कर रहे थे, जिससे समझ में नहीं आ रहा था कि कितने एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर हो सकते हैं और उनको प्लेस किया जा सकता है। तो ये तो हुआ आपका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो ध्यान से लर्न कर लेना। 3 ही क्वेश्चंस इसमें मेन हो गए आपके। एक तो व्हाट इज़ द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, सेकेंड व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव, एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो इसको अच्छे से लर्न कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।